इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और ये वायरस इतना जानलेवा हो रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई है। क्या है ये वायरस और कैसे इससे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मेहमान हैं डॉक्टर संदीप मिगलानी जी, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एनसी जोशी हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी, आपने मौका दिया इस बीमारी पे बोलने का, जिससे आज दिल्ली में बहुत सारे लोग त्रसित हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस को कॉमन फ्लू भी कहा जाता है, जैसे हम सबको पता है। और ये पैंडेमिक एपिडेमिक की फॉर्म में ही आता है। जब ये बहुत ज्यादा देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर जगह होने लग जाता है, तो पैंडेमिक बोलते हैं। या एक जगह पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में केस आने लग जाए, उसको एपिडेमिक पैंडेमिक बोलते हैं। कोविड महामारी से हमें इन का चीजों का पता अब पब्लिक को है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा A B C D वायरस होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक करता है वो वायरस ए होता है। अभी जैसे हम दिल्ली में पढ़ते हैं कि H3N2, ये इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन होती हैं। H से हीम एग्लूटिनेशन और N से न्यूरो एमिनिडेज स्ट्रेन होती है। ये एक ऐसा वायरस है जो अपना करेक्टर बहुत जल्दी जल्दी बदल लेता है। इसको एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिससे इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी लगातार लंबे समय के लिए कामयाब नहीं रहती। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे नॉर्मल इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर है, कफ है, रनिंग नोज, जुकाम होना, हेडेक होना, जैसे किसी वायरल फीवर में बॉडी एक, शरीर का दर्द, सिर दर्द, मैलेज, कमजोरी आना, ये भी फीवर और जुकाम खांसी के साथ हो सकते हैं। इसके बारे में ये होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड एक होता है कि जैसे वायरस आपको पकड़ा जाता है और आप में सिम्टम कब आते हैं, वो 2 से 7 दिन के बीच में आते हैं। जैसे अगर आप किसी वायरस जिसको इन्फेक्शन है, आप उसके आसपास जाएं तो आपको उसको दो दिन बाद उसके लक्षण आ सकते हैं और कई बार ज्यादा दिन भी ले सकते हैं। तो जल्दी पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा है। तो ये अगर 2 दिन में एक आदमी को इन्फेक्ट करेगा और एक शादी या पार्टी में ज्यादा लोग हैं, तो वो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें फीवर कफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। जब हम खांसी करते हैं तो उससे बहुत दूर तक हमारे कण जाते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन खांसी करता है तो उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्शन उनको हो सकती है। इस फीवर में कई बार आप देखते हैं कि किसी की आंखें लाल हैं, या कभी किसी को लूज मोशन भी है, या ब्रेन में भी चढ़ने का डर रहता है, वो जो कि बहुत थोड़ा कम होता है। और कि सीरियस इन्फेक्शन निमोनिया भी 2-3% लोगों में बिगड़ भी जाता है। बिगड़ने का जो कारण होता है वो बॉडी की इम्यूनिटी कम होना, एल्डरली में या बच्चे इनकी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, उनमें ये निमोनिया का रूप भी ले सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो ज्यादा खतरनाक फॉर्म में ये हो सकता है। तो ज्यादातर तो ये डायग्नोसिस क्लिनिकली बन जाता है, मरीज को देख के ही बन जाता है। पर इसके टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे हम कोविड के बारे में जानते हैं, तो इसमें RT-PCR और ELISA टेस्ट भी होते हैं जो कंफर्म भी कर सकते हैं, और RT-PCR स्ट्रेन भी डिटरमिन कर सकता है। जैसे H3N2 स्ट्रेन है तो कौन सी स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी पता लग सकता है टेस्ट में। एक चीज सर आपसे समझना चाहेंगे, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या और कहां से आया है? इन्फ्लुएंजा वायरस पहले से ही है। इन्फ्लुएंजा वायरस तो 100 साल पुराना वायरस है। ये सबसे पुराना रेस्पिरेटरी वायरस है। बेसिकली इसकी वायरस में जो हम बता रहे हैं कि जो H3N1, ये वायरस की स्ट्रेन होती है। वायरस के ऊपर ही एक एंटीजन होता है, एक हीम एग्लूटिनेशन और एक न्यूरो एमिनिडेज। H हीम एग्लूटिनेशन और N न्यूरो एमिनिडेज। तो ये वायरस तो बहुत सालों, सैकड़ों साल पुराना है, मतलब 1900 से ही चल रहा है। पर जब ये हर साल ये वायरस अपनी स्ट्रेन बदल लेता है, जब वो स्ट्रेन बदल लेता है तो उसका विरुलेंस भी बदल जाता है। तो वो जैसे आप एक बार इस वायरस की इन्फेक्शन होने से आपका शरीर उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी बनाता है वो थोड़ा टाइम ही रहती है, क्योंकि अगली बारी वायरस बहुत जल्दी स्ट्रेन बदल लेता है, तो आपको इम्यूनिटी उस वायरस की वजह से नहीं रहती। और इस तरह से अगर वैक्सीन वगैरह भी हमने देते हैं, तो इसकी वैक्सीन हर साल नई वैक्सीन आती है, नई स्ट्रेन के अगेंस्ट आती है, तो हर साल लगवाना पड़ता है अगर आप इस वैक्सीन से इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं। खास तौर पे जो सीरियस इन्फेक्शन जिनको हो सकती है, जैसे मान लिया
कैंसर का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, डायलिसिस हो रही है उसकी, या और कोई इम्यूनिटी कम होने की वजह से, कोई और डिजीज की वजह से, या बच्चों में, तो इसमें हर साल वैक्सीनेशन करनी पड़ती है अगर इससे हम बचाव चाहें हाई रिस्क लोगों में। तो ये वायरस का इसका नेचर है। तो जिस तरीके से कोरोना ने आतंक मचाया था, धीरे धीरे उसी राह पर है। हाल के आंकड़े देखें तो इससे मौतें भी हो चुकी हैं। कोरोना से कितना मिलता जुलता है ये वायरस? रेस्पिरेटरी वायरस कोरोना से मिलता जुलता ही वायरस है। कोरोना जो वायरस होता है वो सार्स वायरस होता है, SARS, सार्स वायरस, वो सार्स कोवी वायरस होता है। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा ABCD। ए टाइप में ये H3N2 इस टाइम इंडिया में जो ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है वो H3N2 है। कोरोना के ये सिम्टम, साइन सिम्टम ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। कोरोना में जो आपको लॉस ऑफ स्मेल, सांस का चला जाना, टेस्ट का चला जाना, या स्मेल का पता ना लगना, वो ज्यादा कॉमन था। इसके साथ ये इतना कॉमन नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका रनिंग नोज के साथ बहुत ज्यादा आता है, टेस्ट स्मेल लॉस इतना नहीं होता। और रेस्पिरेटरी सिम्टम जो कफ विद स्पूटम, बलगम आना, ये थोड़ी सी लेट स्टेज पे आता है। ड्राई कफ पहले रहती है, रनिंग नोज उससे पहले, और बॉडी एक्स और फीवर सीवियर होते हैं वो पहले आते हैं। पर एज सच पेशेंट के लिए ये कहना कि वो इतनी आसानी से इसको बिना टेस्ट के हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पर वायरस है, दोनों एंटीवायरस ड्रग इतनी जल्दी नहीं दी जाती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें ऑस्टेल्मावीर है ड्रग, पर वो एंटीवायरस नॉर्मली नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर हम उसको इतनी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो वो लाइफ सेविंग सीरियस पेशेंट में काम नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर के लिए यही है कि इसमें पेशेंट रेस्ट ले और स्टीम इनहेलेशन ले, अच्छा खाना खाए, अपने आप को अलग कर ले, जैसे कोविड की तरह ही अलग कर ले, जिससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक दूसरे से नहीं फैले। हाथ अच्छी तरह से धोता रहे, जो लोग उसके केयर प्रोवाइडर हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं, वो भी अलग कमरे में रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। प्रिकॉशन जो कोविड में हम लेते रहे हैं, वो सारी प्रिकॉशन इस डिजीज के साथ भी वैसी ही रहेंगी। सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, पर जिन लोगों को रिस्क वाले जो पेशेंट हैं, एल्डरली, जिनके क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, या कोई ऐसी और सीरियस डिजीज है, या बच्चे, वो उतने ही रिस्क पे रहेंगे जैसे कोविड में है। मोर्टेलिटी उनमें होती है अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, या ICU में जाए, या निमोनिया हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें मोर्टेलिटी है। तो निमोनिया से बचाव बहुत जरूरी है कि वो टाइमली इसके सिम्टम्स को पहचान ले, रेस्ट करे। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है, अगर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो फिर वो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, और डॉक्टर की सलाह जरूर जल्दी से ले। सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। आप क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, किस तरह के मरीज आपके पास इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं और ये किस तरह से फैलता है? फैलने का तरीका तो जैसे मैंने बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जैसे हम खांसी करते हैं, छींक करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट हमारे सांस के जरिए, खांसी के जरिए बाहर निकलते हैं, और वो दूसरा लोग उस कांटेक्ट में आता है, तो उससे इससे इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलती है। तो इसके लिए जैसे हम आप बता रहे हैं कि जिसको इन्फेक्शन है वो मास्क डाले। जो भीड़ वाली जगह पे, जैसे हॉस्पिटल में, OPD में, शादी में, क्रिमेशन ग्राउंड्स पे, ऐसी जगह जहाँ मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें हमें मास्क लगाना चाहिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जैसे मान लिया कि हमें खांसी आ रही है, तो हम ऐसे करके हाथ रख के खांसी करें, तो हमारे हाथ में ही रहेंगे कण, और हम अपने हाथों को धो लें। या अगर हम टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको, टिश्यू को हम अच्छी तरह से कूड़ेदान में डिस्कार्ड कर दें, ताकि दूसरे किसी के टच में नहीं आए वो। रुमाल को भी फ्रीक्वेंटली वॉश करें, और आइसोलेशन जरूर कर ले। जो पेशेंट है वो अपनी आइसोलेशन जरूर कर ले। और भीड़ में हमें मास्क लगाने से फायदा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पेशेंट के टच में आए, तो वो उस टाइम उसको सिम्टम ना हो, सिम्टम 2 दिन बाद आने हैं, पर वो उन 2 दिनों में भी इन्फेक्टिव हो सकता है, उससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है। तो मास्क लगाना, जैसे हम कोविड में मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा में भी मास्क लगाने से पूरी प्रिकॉशंस रहेंगी।
कुछ पेशेंट में आंख के सिम्टम भी आ जाते हैं, जैसे रेडनेस ऑफ आई हो जाती है या आंखों में से पानी आ जाता है, तो हम उसमें भी पेशेंट हाथ लगाता है, फिर वो दूसरी चीजों को टच कर देता है, उसको फिर कोई दूसरा टच करेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। तो हमने ये ध्यान, बार बार हाथ धोने से इस तरह की गलती होने से कम रहेगा। आपका पेशेंट का हाथ भी अपना धोता रहेगा तो उसके हाथ में इन्फेक्शन नहीं रहेगी, तो दूसरे को जाने के चांस काफी कम रहेंगे। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? शुरुआत लक्षण नॉर्मली ये मैलेज होता है, जैसे बुखार से पहले आपको कमजोरी लगती है, शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगेगा। फिर बुखार आएगा, जुकाम होगा, रनिंग नोज होगा, जुकाम या रनिंग नोज, और उसके बाद खांसी हो सकती है। तो नॉर्मली तो 90% पेशेंट इसी में ही ठीक हो जाते हैं, इससे ज्यादा उनको दिक्कत नहीं होती है। पर अगर पेशेंट का बलगम आने लग जाए, स्पूटम आने लग जाए, सांस चढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब उसमें निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसकी लंग की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, जो कि सीरियस लक्षण है। उस केस में उसको जरूर अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग भी अवेलेबल है ऐसे सिक पेशेंट के लिए। तो अगर स्पूटम बलगम आ रहा है, बलगम का रंग अगर येलो ग्रीन हो रहा है, तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई है, तो वो लक्षण है जिसमें हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है उसको। सर, कोरोना वाली एहतियात यानी दोबारा से लोग अपने जीवन में लाएं और वही एहतियात बरतें जो कोरोना के समय बरती गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोरोना की बचाव में इसका भी बचाव रहेगा। वो उससे कम सीरियस होने की वजह से भी जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको हम बचा सकते हैं अगर हम सारे ध्यान रखें तो। सर, जिस तरह कोरोना ने आतंक मचाया था, धीरे धीरे क्योंकि इसके इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और देखा गया है कि इससे मौतें भी हो रही हैं, लोगों में एक डर है। कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से पटरी आई थी, जीवन सामान्य होने लगा था, लेकिन अब इस वायरस ने टेंशनें बढ़ा दी हैं। आप एक बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, और ताकि लोग इससे बच सके और बचाव कर सके? जैसे बताया कि सब नॉर्मल लोगों को फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, अच्छी तरह से हमें अपना हाथ साबुन से वॉश करना चाहिए, 2 मिनट तक तो जरूर करना चाहिए। जो पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हो गया है, अगर वो छींकता है तो जरूर अपना हाथ आगे रखे, या टिश्यू पेपर रख सकता है, रुमाल रख सकता है, और उसको भी फ्रीक्वेंटली वॉश करे। तीसरा, जो हम नॉर्मल लोग हैं उनको भी मास्क लगा के जाएंगे तो इन्फेक्शन होने का डर कम रहेगा, और पेशेंट है अगर वो मास्क लगाएगा तो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरों को नहीं होगा। तीसरा, अगर वो सेल्फ आइसोलेशन है, अगर आपको बुखार हो गया तो आप छुट्टी ले लीजिए, अपना कमरा अलग रख लीजिए, घर के और मेंबर से बचाइए। खास तौर पे घर में कोई पेशेंट भी हो सकता है, एल्डरली लोग भी हो सकते हैं, कोई कैंसर या उस तरह की सीरियस बीमारी वाला, डायलिसिस वाला पेशेंट भी या एल्डरली लोग घर में हो सकते हैं, उनको भी इस तरह से आप बचा सकते हैं। खासतौर पे जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, एल्डरली पेशेंट हैं जो मैंने बताया, बच्चे हैं, उनके के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। वो वैक्सीन साल में एक बार आती है, अभी पुरानी वैक्सीन चल रही थी, अभी मार्च अप्रैल में नई वैक्सीन भी आ जाती है स्ट्रेन के हिसाब से। तो कुछ हाई रिस्क लोग हैं जिनको रिस्क ज्यादा है, वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सारी प्रिकॉशन लें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर लगे, जैसे मैंने बताया कि किसी को सांस चढ़ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, जैसे हमने कोविड में देखा, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें भी चेक करी जा सकती है। अगर बलगम बहुत ज्यादा आने लग गया, सांस चढ़ने लग गया, तो ये लक्षण थोड़ा सा सीरियसनेस के हैं कि लंग में निमोनिया हो गया। तो ऐसे केस में आप उसको इग्नोर मत करिए और जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट और डॉक्टर को दिखाइए, ताकि आपको उसमें जान का खतरा नहीं हो। डरने की जरूरत नहीं है, पर प्रिकॉशंस सारी जैसे हम कोविड में भी लेते रहे हैं वैसे ही लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब टीवी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप लोग भी अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से बचना चाहते हैं तो जो सर ने उपाय बताए हैं इससे बचाव के, उस पर अमल जरूर करें ताकि इस वायरस को खतरनाक होने से रोका जा सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।